नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन पर रूस का हमला, रूसी सैन्य वाहन क्रीमिया से यूक्रेन में दाखिल। कई शहरों में भारी बमबारी, यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील। रूस के साथ तोड़ा राजनयिक संबंध। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की विश्व के नेताओं ने की निंदा। हमले के बाद नाटो ने सुरक्षा बलों की तैनाती को और मजबूत करने पर जताई सहमति। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी जताई चिंता, भारत का तनाव को तत्काल कम करने का आह्वान। यूक्रेन पर रूस के हमले से सहमे दुनिया भर के बाजार। यूरोप और एशिया के प्रमुख बाजारों में 4% तक की गिरावट। सेंसेक्स ने लगाया 2700 अंक से अधिक का गोता। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। प्रधानमंत्री का उद्योग जगत से कृषि को आधुनिक और उन्नत बनाने का आह्वान। आम बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के प्रावधानों पर वेबिनार में कहा, बीज से बाजार तक आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराना प्राथमिकता। और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर सियासत तेज। विरोध में मुंबई में राज्य सरकार के मंत्रियों का धरना। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरी बीजेपी। हेडलाइंस के बाद अब आपको दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें जो आज सुर्खियों में रहीं। रूस यूक्रेन संघर्ष से पैदा हुए हालात पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के अहम सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई मंत्री शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मीटिंग में मौजूद हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। संयुक्त अरब अमीरात में लोकसभा अध्यक्ष ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई के सशस्त्र बलों के डिप्टी सुप्रीम कमांडर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात के दौरान ये बातें कहीं। बंबई हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 2019 में अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। गोवा विधानसभा के अध्यक्ष राजेश पाटनेकर ने पिछले साल 20 अप्रैल को एमजीपी की याचिका खारिज कर दी थी। ओडिशा में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में मलकानगिरी के नक्सलवाद प्रभावित स्वाभिमान अंचल समेत 25 जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ मतदान संपन्न हो गया। मतगणना 26 से 28 फरवरी के बीच होगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नवनिर्मित आगमन टर्मिनल 1 चालू हो गया है। टर्मिनल 1 का उपयोग घरेलू उड़ानों के लिए किया जाता है। गोवा से आने वाली इंडिगो की उड़ान के यात्रियों ने नवनिर्मित टर्मिनल की आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाया। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 9.5% और अगले वित्त वर्ष के लिए इसे बढ़ाकर 8.4% कर दिया है। पिछले साल नवंबर में मूडीज ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7.9% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया था। डेनियल मेदवेदेव ने पाब्लो एंडुजर पर 6-1, 6-2 की शानदार जीत से मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही उन्होंने एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज होने की तरफ भी मजबूत कदम बढ़ाए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन में सैन्य अभियान के ऐलान के साथ ही यूक्रेन के कई शहरों में भीषण धमाकों की आवाजें सुनाई दी। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के हवाई अड्डों और दूसरे सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाया है, आबादी वाले इलाकों को नहीं। रूसी सुरक्षा बलों ने यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी। यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे कई इलाकों में बड़े धमाके सुनाई दिए। राजधानी कीव में हवाई अड्डे के पास गोलाबारी की भी खबरें हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विरोधी देशों को आगाह किया है कि रूसी कार्रवाई में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास के ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे। उन्होंने दावा किया है कि हमले पूर्वी यूक्रेन में लोगों की रक्षा करने के मकसद से किए जा रहे हैं, जिसे अमेरिका ने हमला करने का महज एक बहाना बताया है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र दोनबास में विशेष सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की। रूस की सेना क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुसी।
Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने विश्व के नेताओं से देश को रक्षा सहयोग मुहैया कराने और उसके हवाई क्षेत्र को रूस से बचाने में मदद करने की अपील की है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बीच जारी एक बयान में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन और पूरे लोकतांत्रिक विश्व के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। उन्होंने वैश्विक नेताओं से देश को रक्षा सहयोग मुहैया कराने और उसके हवाई क्षेत्र को रूस के आक्रमण से बचाने में मदद करने की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी हमले के बाद रूस के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में भय का माहौल है। जिन इलाकों पर यूक्रेन की सेना का कब्जा है, वहां से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोग अब सुरक्षा के लिए ठिकाने तलाश रहे हैं। जरूरी सामानों की बिक्री बढ़ गई है और लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि रूसी हमले में अब तक करीब 40 लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में सेना नहीं भेजने और शांति से मसले को हल करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में उन्होंने कहा कि उन्होंने इन अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं किया कि यूक्रेन पर रूस आक्रमण करेगा और हमेशा आश्वस्त रहे कि कुछ भी भयावह नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं गलत था और मैं एक बार फिर गलती नहीं करना चाहता। इसलिए अगर वास्तव में किसी अभियान की तैयारी की जा रही है तो मैं तहे दिल से बस यही कहना चाहता हूं कि अपने सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने से रोकें, शांति से मसले को हल करें। बहुत लोगों की जान पहले ही जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत ने सुरक्षा परिषद को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। In the face of the most serious global peace and security crisis in recent years, and certainly in my time as Secretary General, our world is facing a moment of peril I truly hoped it would not come. The latest developments regarding Ukraine are a cause of grave concern, and they include reports of increased ceasefire violations across the contact line and the real risk of further escalation on the ground. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर के देशों से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के बिना उकसावे वाले और अकारण हमले के इरादे की निंदा की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी इसके लिए रूस की जवाबदेही तय करेंगे। जो बाइडेन ने कहा कि रूस के खिलाफ और प्रतिबंधों की घोषणा की जा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखित बयान में कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक पूर्व नियोजित युद्ध को चुना है जिसका लोगों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव होगा। इस हमले में लोगों की मौत और तबाही के लिए केवल रूस जिम्मेदार होगा। अमेरिका और उसके सहयोगी एकजुट होकर और निर्णायक तरीके से इसका जवाब देंगे। जापान, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने रूसी हमले की निंदा की है। जर्मनी और तुर्की ने यूक्रेन के नागरिकों को सतर्क करते हुए सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने यूक्रेन पर रूस के हमले को कड़ी निंदा करते हुए इसे यूक्रेन के लिए एक भयावह दिन और यूरोप के लिए काला दिन करार दिया। स्कोल्स ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। इसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। ब्रिटेन ने यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस की कड़ी निंदा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की और भरोसा दिलाया कि पश्चिमी देश इस मामले में चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के लोगों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। That in light of the increasingly threatening behaviour from Russia and in line with our previous support, the UK will shortly be providing a further package of military support to Ukraine. This will include lethal aid in the form of defensive weapons and non-lethal aid. इस बीच नाटो के महासचिव ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि नाटो यूक्रेन के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में यूरोपीय संघ और दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से यूरोपीय महाद्वीप की शांति भंग हो गई है। Allies are imposing severe costs on Russia.
for the reckless invasion of Ukraine. NATO allies, in close coordination with the European Union and other partners all over the world, are now imposing severe economic sanctions on Russia. भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को तत्काल कम करने की अपील करते हुए आगाह किया है कि ये स्थिति एक बड़े संकट में तब्दील हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने परिषद को बताया कि भारत ने महज 2 दिन पहले ही यूक्रेन पर परिषद की बैठक में तनाव को तत्काल कम करने का आह्वान किया था और स्थिति से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए कूटनीति केंद्रित प्रयासों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया था। भारत ने मौजूदा घटनाक्रम पर अपनी गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि इसे अगर सावधानी से नहीं संभाला गया तो ये क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय करीब से नजर रखे हुए है। यूक्रेन में भारत के राजदूत ने भारतीयों से अपील की है कि वे वर्तमान स्थिति का सामना शांत रहकर और धैर्य के साथ करें। यूक्रेन में भारतीयों के साथ जारी एक संदेश में कहा गया है कि स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण और बहुत अनिश्चित है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और दूतावास इस कठिन परिस्थिति का समाधान खोजने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। दूतावास ने यूक्रेन पर रूस के हमले से उत्पन्न स्थिति पर 2 परामर्श जारी किए। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूक्रेन संकट का बातचीत से हल निकालने की बात कही। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की प्रतिबद्धता जताई। उनको बाहर निकालने की व्यवस्था सरकार ने ऑलरेडी कुछ की है, प्लेन्स वगैरह भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ की ऐसी स्थिति है कि अब शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की खबरों के बीच भारतीय नागरिकों को वहां से लाने के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान वापस दिल्ली लौट आया। दिल्ली से विमान के रवाना होने के बाद यूक्रेन के अधिकारियों ने आज तड़के देश का हवाई क्षेत्र असैन्य विमान परिचालन के लिए बंद करने की घोषणा की थी। इस बीच कीव से उड़ान भरकर यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। विमान में 182 भारतीय नागरिक हैं और उनमें से अधिकतर छात्र हैं। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। दूतावास की वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करने की अपील की गई है। यूक्रेन में अभी करीब 15,000 भारतीय हैं। 2014 में भी जब अटैक हुआ था तो हमारे सीनियर्स ने बताया था सब वापस आए थे, तब बहुत ज्यादा वर्स हो गई थी, तो इस वर्स ना हो तो हम वापस आ गए हैं। We have got message last night that there is an emergency situation announced in Ukraine for 30 days, and for that our university has provided us online education or classes, so we are here. अभी अच्छा लग रहा है, घर पे जा रहे हैं अपने, बेटर है पहले। फिलहाल सिचुएशन अभी देखने में हमारी सिटी के अंदर नॉर्मल था, मगर काफी स्टूडेंट्स के अंदर और वहाँ के सिविलियंस के अंदर थोड़ा पैनिक का माहौल है। रूस के यूक्रेन में सैन्य अभियान के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। यूक्रेन संकट बढ़ने के बीच वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में गिरावट रही। यूरोप और एशिया के प्रमुख बाजारों में 4% तक की गिरावट रही। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। वैश्विक बाजारों का असर घरेलू बाजारों पर भी देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स 2700 अंक से अधिक लुढ़क गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 815.30 अंक यानी 4.78% टूटकर 16,247.95 अंक पर बंद हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में करीब $6 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई। रूसी आपूर्ति में किसी व्यवधान की आशंका के चलते ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार चला गया। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड की कीमत कुछ समय के लिए $98 प्रति बैरल को पार कर गई। इस बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूबल 7.5% गिरकर 87 के स्तर पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों का आधार माना जाने वाला ब्रेंट क्रूड लंदन $5.41 बढ़कर $99.46 प्रति बैरल हो गया। पिछले सत्र में ये 20 सेंट की गिरावट के साथ $94.05 पर बंद हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाना और बीज से बाजार तक उन्हें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। वो आम बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के प्रावधानों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम बजट में कृषि को आधुनिक और उन्नत बनाने के रास्ते सुझाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना और बीज से बाजार तक खेती की आधुनिक सुविधाएं देना केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए कई रास्ते सुझाए गए हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग वेस्ट हमारे यहाँ किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। अब उसको वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर देंगे तो किसान भी सक्रिय रूप से हमारा साथी बनकर के भागीदार बन जाएगा। ऐसे में लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज की व्यवस्था को बढ़ावा, उसे विस्तार देते रहना बहुत जरूरी है। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने आज अमेठी और प्रयागराज में चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जहां उन्होंने वोट बैंक और परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों ही तरह की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। प्रधानमंत्री ने वोट बैंक की राजनीति पर भी हमला करते हुए कहा कि जब आप वोट बैंक के लिए किसी का तुष्टीकरण करते हैं तो आप समाज के एक बड़े वर्ग से विकास का हक छीन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोध और अवरोध जिनकी राजनीति है वे ये करते ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी विकास की नीति पर तेज गति से चलती रहेगी। योजना का पैसा मिल बांटकर खा लिया जाता था। योगी जी की सरकार में आने के बाद माफिया का क्या हुआ? गए जेल। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने देश की भी और उत्तर प्रदेश की भी राजनीति को एकदम बदल दिया है। अब एक नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पिछले 5 साल के शासन के दौरान कानून व्यवस्था चुस्त हुई है, जिसके कारण बाहुबली दूरबीन लगाकर भी नहीं दिख रहे हैं। बहराइच में चुनावी रैली में उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में विकास का माहौल है और बीजेपी सरकार का विकास देखने के बाद लोग विपक्ष के झांसे में नहीं आएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सरकारी कंपनियों को बेचने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में उन्होंने कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है जिससे लोगों को न तो आरक्षण देना पड़े और न ही नौकरी देनी पड़े। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से पुलिस में भर्ती नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी की ओर से उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर पलटवार किया है। बस्ती जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा कि बीएसपी अगर बीजेपी की बी टीम थी तो फिर उनकी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में जनसभा की। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि त्योहार के समय जो लोग उज्ज्वला योजना के पात्र हैं, उन्हें 2 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। वाराणसी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पिंक रैली निकाली गई। रैली में सभी महिलाएं गुलाबी कपड़ों में थीं। स्कूटी सवार महिलाओं ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए नारे लगाए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों की खबरें और नजर डालेंगे कनाडा के बाद अब अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन पर। आप बने रहिए हमारे साथ।
Our focus on democracies of the world tonight. Russian President Vladimir Putin announces military operation in Ukraine. Ukraine announces imposition of martial law. We focus on the Russia-Ukraine crisis and the role of the Western countries. Also, in this episode tonight, 3-week-long demonstration ends in Canada. What led to the protest and how it ended? Watch Democracies of the World tonight at 10 p.m. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। दिल्ली सरकार ने आज मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली फिल्म नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने की बात कही गई है। इसके अलावा दिल्ली में 20 एकड़ भूमि पर ई कचरा प्रबंधन पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। शिरोमणि अकाली दल के महासचिव और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली की अदालत ने 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्होंने आज अदालत में आत्मसमर्पण कर ड्रग मामले में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर क्षेत्र में आज भी ड्रोन देखे गए, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की आज 74वीं जयंती है। इस मौके पर राज्य सरकार, आम लोगों और एआईएडीएमके पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्य सरकार की ओर से यहां कामराजगढ़ रोड पर जयललिता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। त्रिपुरा में 3 दिवसीय दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव चल रहा है। कल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने अगरतला में दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को दिखाया जा रहा है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर दृश्यता के स्तर में सुधार होने के बाद कश्मीर से उड़ानों का परिचालन को फिर से शुरू हो गया। घाटी में भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन स्थगित कर दिया गया था। अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। गिरफ्तारी के विरोध में महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों ने मुंबई में धरना दिया। वहीं बीजेपी ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ धरना स्थल पर बड़ी संख्या में राज्य के कई अन्य मंत्री भी प्रदर्शन में शामिल हुए। धरने में मौजूद सभी मंत्रियों ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मलिक के खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। मंत्रियों ने एकजुट होकर इस मामले में कहा कि नवाब मलिक पर लगे सभी आरोपों का जवाब वो अदालत में देंगे। उधर राज्य में कई जगह बीजेपी ने प्रदर्शन कर नवाब मलिक के मंत्री पद से इस्तीफे की मांग की। अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों के एक समूह ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों का विरोध करने के लिए कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन तक क्रॉस कंट्री ड्राइव शुरू की है। ये सभी लोग उन आपातकालीन शक्तियों को समाप्त करने पर जोर दे रहे हैं जिनका उपयोग कर महामारी संबंधी प्रतिबंधों को लागू किया गया है। इससे पहले कनाडा की राजधानी ओटावा में प्रदर्शनकारियों ने 3 सप्ताह से अधिक समय तक सड़कों पर जाम लगा रखा था। बुलेटिन में इतना ही। आपको छोड़ जाते हैं दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की झलकियों के साथ।